नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 12 लोग फांसी और उम्र कैद की सज़ा से बरी हुए हैं। करीब 19 साल तक बिना जमानत के जेल में रहने के बाद बरी होने की खुशी क्या वाकई इंसाफ की जीत हो सकती है, या सिर्फ चांस की बात है कि इनका केस किसी ऐसे जज की नज़र से गुजर गया जिनकी नज़र में इंसाफ से बड़ा कुछ भी नहीं। सिर्फ चांस की बात लगती है, वरना 2015 में जब इन 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई, वह भी तो अदालत ही थी। आतंकवादी मामलों में सुनवाई के लिए अलग से बनाई गई विशेष अदालत, जिसे मकोका कोर्ट कहते हैं। 8 साल तक वहां ट्रायल चली मकोका कोर्ट में। इन सभी 12 के नाम भी हैं, और नाम भी बताने जरूरी हैं कि जब भी इन्हें गिरफ्तार किया गया होगा तब इन्हीं नाम के कारण बहुत से लोगों ने यकीन कर लिया होगा, खासकर उन लोगों ने जो हर बहस में एक बेईमानी खुलेआम करते हैं कि सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। कोई यह नहीं कहता कि हर बार मुसलमान ही आतंकवाद के आरोप में क्यों फंसा दिया जाता है। कभी आपने किसी को कहते सुना है कि आतंक के केस में मुसलमान ही क्यों फंसा दिए जाते हैं। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में 7 धमाके होते हैं। 187 लोग मारे गए, 800 से अधिक घायल हो गए। उन्हें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन इंसाफ के नाम पर किसी का गला घोंट दिया गया। क्या इस वजह से कि 12 लोग मुसलमान थे? कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान रशीद, आसिफ खान बशीर खान, तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफ़ी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, ज़मीर अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख, सब के सब बरी हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने इनका केस सुना। मकोका कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले साल जुलाई से लेकर जनवरी के अंत तक कोर्ट में सुनवाई चली और अब 5 महीने के बाद फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस बेंच ने केस को कितनी गंभीरता से सुना होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 75 बार बेंच की बैठक हुई। इतना मौका दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की एटीएस को, और जो फैसला आया वही अपने आप में 670 से अधिक पन्नों का है। इस मामले में 250 गवाहों को सुना गया। 92 गवाह बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए। 169 खंडों में इन मामलों के दस्तावेज हैं जिन्हें पढ़ा गया। मकोका कोर्ट ने आखिर क्या देखा कि फांसी की सजा सुना दी, और फांसी की सजा भी 2000 पन्नों में लिखी गई है। 9 साल तक मकोका कोर्ट ने सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया पर कितने गंभीर सवाल खड़े करता है। करीब 19 साल तक जेल में रहना पड़ा है इन 12 को। आप यकीन करेंगे, 44,500 पन्नों के दस्तावेज जुटाए गए और एक भी काम का सबूत नहीं मिला जिससे इन 12 का अपराध साबित किया जा सके। एक भी नहीं। तो क्या पुलिस बैठकर किसी बेकसूर को जेल में डालकर 44,500 पन्नों के दस्तावेज तैयार करने में लगी थी? इसी प्रक्रिया पर अलग से किताब लिखी जानी चाहिए या फिल्म बननी चाहिए कि 12 मुसलमानों को जेल में डालकर कैसे सबूत ना होते हुए भी पुलिस केस बनाने के लिए 44,500 पन्नों के दस्तावेज जमा करती है और उनमें से एक भी काम लायक सबूत नहीं निकलता जिससे इनमें से किसी एक का भी दोष साबित हो। सभी 12 के 12 बरी हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो यह संतुष्ट करता हो कि 2006 के बम धमाकों में इनमें से किसी की भी भूमिका थी। क्या इतना आसान है किसी को उठाकर आतंक के केस में 18 साल 19 साल तक जेल में डाल देना, सजा से पहले उन्हें आतंकवादी बना देना? आगे बढ़ने से पहले हम उन वकीलों के नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने इस केस को लड़ा है।
आसान नहीं होगा इनके लिए। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी वकालत में इसी तरह के केस लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस मुरलीधर, नित्या रामकृष्णन, एस नागमुथु, युग मोहित चौधरी, पायोशी रॉय, गौरव भवनानी, आदित्य मेहता, हसन निजामी, स्तुति रॉय, इशरत अली खान। आतंक के मामलों में जनता के बीच माहौल बनाया जाता है, सांप्रदायिक बातों से उसका खून गर्म कर दिया जाता है, वकील पीछे हट जाते हैं, फरमान देने आ जाते हैं, इनका केस कोई नहीं लड़ेगा। दोष साबित होने से पहले ही आतंकवादी करार दिए जाते हैं। ऐसे माहौल का दबाव बन जाता है और इस तरह से बनता है कि वकील भी सामने नहीं आते। आप उस वक्त जरा सा संदेह जता दें तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। गोदी मीडिया आपको आतंकवादी, देशद्रोही साबित कर देगा। उस माहौल से लड़ते हुए भी युग मोहित चौधरी और नित्या रामकृष्णन जैसे वकील किसी की आवाज बनने के लिए आगे आते हैं। एस मुरलीधर ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहे, तब भी इसी के लिए जाने गए और रिटायर होने के बाद भी इंसाफ की सबसे मुश्किल लड़ाई अपने लिए चुनते हैं। 1 अक्टूबर 2006 की इस रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूं। पीटीआई के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है। उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर एएन रॉय का बयान है कि जिन 15 में से 12 को गिरफ्तार किया है, उनकी सीधी भूमिका हमने स्टैब्लिश कर दी है। एएन रॉय ने तब कहा था, द प्रोब वॉज ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ हाईली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में बता देता हूं, पुलिस की जांच उच्च स्तरीय पेशेवर जांच का एक खूबसूरत उदाहरण है। बताइए, मुंबई का पुलिस कमिश्नर यह बात कह रहा है। कितनी सफाई से इन पदों पर बैठे लोग झूठ बोल जाते हैं और किसी की जिंदगी को सूली पर चढ़ा देते हैं। आज उस खूबसूरत पेशेवर जांच के खूबसूरत नमूने का हम सब हश्र देख रहे हैं। फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी और कमाल अंसारी का नाम लेकर एएन रॉय ने कहा था, ये तीनों प्राइज कैचेस हैं, यानी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। इन्हें क्रैक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। इस तरह की ट्रेनिंग मिली थी कि जांच करने वालों को कैसे गुमराह करना है, उनकी बातों को घुमा फिराकर जवाब देना है। सिमी, लश्कर तैयबा से लेकर आईएसआई सबका नाम लिया गया और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर में इनकी ट्रेनिंग हुई है। मोहम्मद माजिद के बारे में कहा गया कि लश्कर तैयबा ने ट्रेनिंग दी। कमाल अंसारी को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया। इतनी सारी बातें एक पुलिस कमिश्नर स्तर का अधिकारी मीडिया के सामने बता रहा है। 7 धमाकों के असर में मुंबई से लेकर पूरा देश बदहवास हो गया था। पुलिस की हर बात पर यकीन करने लगा। लेकिन यह पुलिस कैसी है कि किसी को कहीं से पकड़ कर ले आती है और एक सबूत नहीं पेश कर पाई। हम इस पुलिस पर इतना भरोसा करते हैं कि इसकी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम और धर्म को लेकर आपस में लड़ने लग जाते हैं। जो पुलिस 19 साल तक किसी को जेल में रखकर एक ढंग का सबूत पेश नहीं कर पाई, इसी लेवल के चालाक अधिकारी होते हैं अक्सर, जिनकी बात पर मीडिया ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज के नाम पर दिखाता है, चलाता है। किस बात के लिए मुंबई पुलिस की इतनी तारीफ होती है? क्या इसी के लिए कि 44,500 पन्नों का दस्तावेज तैयार करें, किसी को 19 साल तक बिना जमानत के जेल में रखें और एक सबूत ना पेश कर पाएं जिससे अदालत को लगे कि इनका दोष है, इनकी भूमिका है। मुंबई बम धमाकों के आरोप में 19 साल तक जिन 12 लोगों को जेलों में बंद रखा गया, इनमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी की दुकान थी, किसी का परिवार था। इन सब की जिंदगी तबाह हो गई। इन 19 वर्षों में इन आतंकी हमलों को लेकर भारत की राजनीति कितनी बदल गई। लोगों का गुस्सा भड़काया गया। फर्जी कहानियों को लेकर फिल्में बनाई गईं। अच्छे अच्छे अभिनेताओं ने उन स्क्रिप्ट पर यकीन किया और लोगों को फिल्में देखकर लगा बहुत हो गया, देश में बदलाव चाहिए। जबकि बहुत कुछ तो हुआ इन 12 लोगों के साथ। बाकी लोग तो सिनेमा हॉल में और वेंसडे के संवादों पर ताली बजा रहे थे, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा।
इन 12 लोगों के नाम को लेकर भी समाज के सड़े हुए लोग अफवाहें फैलाते रहे होंगे कि आतंक के केस में मुसलमान का ही नाम क्यों आता है। तो इसका जवाब भी इसी से मिलता है कि इन्हीं नाम वालों को पकड़कर ही क्यों फंसा दिया जाता है। 18-19 साल जेल में रखा गया। क्या कोई यह डायलॉग अपनी फिल्म में लिख सकता है और सेंसर बोर्ड इसे पास कर देगा? कभी नहीं करेगा। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एन रॉय का कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा। 44,500 पन्नों का दस्तावेज तैयार करने वालों का भी कुछ नहीं बिगड़ा होगा, लेकिन इन नाम वालों की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्या कोई पूछेगा कि हमेशा मुसलमान ही आतंक के केस में क्यों फंसा दिया जाता है? कोई व्हाट्सएप अंकिल अपने ग्रुप में इस डायलॉग को शेयर करेगा? यह केस बता रहा है कि हमारा सिस्टम सड़ गया है, सांप्रदायिक तो हो ही गया है। किसी को भी किसी भी केस में फंसाकर 20-20 साल तक जेल में रखा जा सकता है। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जांच एजेंसी का यही हाल है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि दिल्ली दंगों के आरोप में उमर खालिद से लेकर शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, खालिद सैफी इतने वर्षों से जेलों में क्यों बंद हैं? ट्रायल तक शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मुंबई बम धमाके से इस फैसले को लेकर हम कुछ सीख रहे हैं। न्याय व्यवस्था बेहतर हो रही है, यह सब कुछ भी नहीं है। सब कुछ जैसे है वैसे ही है, लेकिन आज भी बिना ट्रायल के लोग 5-5 वर्षों से जेलों में बंद हैं। क्या इन सभी की जिंदगी कभी वापस मिल सकेगी? दंगों में जो लोग मारे गए, मुंबई धमाकों में जो लोग मारे गए, क्या उन्हें इस बात से इंसाफ मिल जाता है कि किसी बेकसूर को पकड़कर फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था? क्या यही उनके इंसाफ की बात है? तब फिर ये पुलिस के लोग क्यों जनता में हीरो बनने आते हैं? क्या इसी दम पर? पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने पुलिस और मीडिया के रोल पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आतंक के मामलों में जनता में हो हल्ला मचाया जाता है और उसी के बहाने पुलिस पहले से दोषी मानकर कार्रवाई करने लग जाती है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। आतंक के केस में जांच एजेंसियों ने हमें बुरी तरह निराश किया है। ये सभी 17 वर्षों से जेलों में बंद हैं, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आए। आतंक के मामलों में जांच की नाकामी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। कोर्ट ही इसे ठीक कर सकता है। शुक्र है हमारे पास एस मुरलीधर जैसे कानून के सिपाही हैं, जो जज की कुर्सी पर बैठकर किसी के आगे नहीं झुकते, किसी से नहीं डरते, रिटायर होकर भी इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जज के पद से रिटायर होने के बाद मुरलीधर ने इसी केस से वकील के रूप में वापसी की। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपनी दलील समाप्त करते हुए कहा, इतने साल तक जेल में रहने के बाद आरोपी बरी होते हैं, लेकिन इंसाफ तो किसी को नहीं मिला। ऐसे मामलों में आरोपी के साथ साथ परिवार, रिश्तेदार भी सजा भुगत रहे होते हैं। एक बार दाग लग जाने पर समाज भी उनके साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता है। कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। यह कोई साधारण फैसला नहीं जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर पुराने पन्ने पलटने चाहिए। गोदी मीडिया नहीं पलटेगा। अच्छा होता 22 जुलाई के अखबार जब इस खबर को छापे तो इन 12 लोगों की गिरफ्तारी के वक्त की खबरों को भी छापे। उस वक्त पुलिस के बयान और पुलिस के बयान को लेकर बनाई गई हेडलाइन को भी पहले छापे। मीडिया को भी सोचना होगा कि ऐसे वक्त में क्या पुलिस के इन बड़े बड़े अफसरों के बयानों को एक हद से ज्यादा हवा देनी चाहिए, यकीन करना चाहिए। आप सोचिए, जिस तरह से इस वक्त एनकाउंटर किया जाने लगा है, अगर उस समय की पुलिस की ऐसी आदत हो गई होती, जनता का इस तरह से पुलिस को समर्थन मिल गया होता, तो क्या पता इन 12 बेकसूर लोगों के साथ क्या हो गया होता। जनता इनके एनकाउंटर पर तालियां बजा रही होती। यह लेवल हो गया है इस पब्लिक का। इस केस की जांच के दौरान हजारों पन्नों की जो कहानियां बनाई गई हैं, अब उनका क्या होगा? क्या महाराष्ट्र की एटीएस फिर से जांच करेगी या सच स्वीकार करेगी कि जांच के नाम पर कहानी लिखी गई, कभी जांच नहीं हुई? कुछ तो पुलिस साबित करती या अब करे। जब साबित नहीं कर सकी तो अपनी नाकामी को तो स्वीकार करे, कहे
कि जांच नहीं हो सकी हमसे, हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने 12 लोगों को पकड़कर 19 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। समस्या तो यही है कि ना तो जांच एजेंसी बदलती है, ना आतंक के नाम पर राजनीति करने वाले सुधरते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।